नमस्कार सभी को। अपनी साइंस की बुलेट सीरीज के अंदर फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर के दौरान एक टॉपिक बाकी रह गया है। वो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बैलेंसिंग का। तो हम रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज का अपना ये लेक्चर शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आपने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया में आपने ये पढ़ लिया था कि अभिकारक जो है वो क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। लेकिन अपने को ये समझना है कि ये जो अभिकारक हैं क्रिया करके जो उत्पाद बना रहे हैं, लैंग्वेज में अपने को ऐसा लगता है कि जैसे कोई कार्बन, मान लो जैसे कार्बन है उसको हम जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन उसको हेल्प कर रही है और प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, हीट भी निकल रही है। तो इतनी सारी बातें अपन ने 3-4 लाइनों की बातें कर ली। लेकिन आप जब इस चीज़ को सरल रूप में लिखना चाहो या ऐसे मैसेज में लिखना चाहो कि अगला उसको आसानी से समझ सके, अध्ययन कर सके, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक रासायनिक विज्ञान की भाषा में एक तरीका निकाला, उसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो है रासायनिक समीकरण। जैसे आपको पता है कि तत्व को आप सिंबल के रूप में यानी प्रतीक के रूप में लिखते हो। जैसे कार्बन एलिमेंट के लिए आप C लेते हो, ऑक्सीजन के लिए O लेते हो, मैग्नीशियम के लिए Mg लेते हो। उसी तरीके से अभिकारकों के लिए या अणु यौगिकों के लिए हम प्रतीकों का ही उपयोग करते हैं और एक स्पेशल पैटर्न में उसको सेट करते हैं, जिसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों की सहायता से एक सूत्र के रूप में लिखना, एक नियम के अनुसार लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये अपने को अभिक्रियाओं को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात आती है कि अभिक्रियाओं को बैलेंस करने की, क्योंकि जैसे आप एक उदाहरण लेके समझो इसको कि जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बन रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अगर अभिक्रिया के रूप में देखें ये एकदम सही भी है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की, यानी मैग्नीशियम को जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन जब बैलेंसिंग की बात आती है, संतुलित करने की बात आती है, तो ये बोला जाता है कि इधर ऑक्सीजन 2 होने से और इधर ऑक्सीजन का परमाणु 1 होने से ये बैलेंस नहीं माना जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। तो फिर अपन कहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो आपको इसको समझने के लिए एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझना पड़ेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, और उस नियम के अनुसार ही हम इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम के और इन दोनों के आगे हम 2 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं 2, ये सब आप आज अपनी क्लास में समझना है। तो सबसे पहले क्यों किया जाता है ऐसा, इसके लिए आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आ जाइए। ये नियम 9th क्लास के अंदर है। नियम कहता है कि तीर से पहले यानी अभिकारकों की जो भी मात्रा होगी, अभिकारकों का जो भी द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी का ऑक्साइड अगर आप लेते हो, Hg का ऑक्साइड यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड लेने अभिकारक के रूप में लेते हो, और वो जब उत्पाद के रूप में 2 उत्पाद बनाता है, मरकरी और ऑक्सीजन, तो यहाँ अगर 100 ग्राम आपने मर्क्यूरिक ऑक्साइड का द्रव्यमान लिया है तो उधर भी आपके दोनों को मिलाकर 100 ग्राम होना चाहिए। अगर आपने 1-1 किलो के 2 शक्कर की या नमक के पाउच लिए हैं तो दोनों मिला के 2 किलो वेट होना चाहिए। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो वो बैलेंस या संतुलित नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि हम किसी भी अभिक्रिया के अंदर किसी भी पदार्थ का ना तो द्रव्यमान बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार एरो से पहले यानी अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा उत्पादों का भी उतना ही होना चाहिए। इसी परिभाषा को हम दूसरे रूप में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा रूप ये कि अगर तीर से पहले यानी अभिकारकों के अंदर जितने भी परमाणु आ रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी, उनकी संख्या और उत्पाद के अंदर उन्हीं तत्वों की संख्या अगर बराबर है, दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही लागू हो जाएगा। और तो इसका मतलब सरल भाषा में आप ये जान लीजिए कि तीर से पहले और तीर के बाद अभिकारकों के अंदर और उत्पादों के अंदर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वो असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाएगी। तो हमें उस कंकाली समीकरण को संतुलित कैसे करना है, इसके लिए हम कुछ स्टेप दे रखी वो समझते हैं। NCERT में इस विधि को बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, और हीट एंड ट्रायल मेथड की कुछ स्टेप हैं, उस स्टेप के अनुसार अपन इसको समझते हैं, फिर आगे और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक अभिक्रिया दे रखी, देखिए आप, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। यहाँ अभिकारक कौन है? जो तीर से पहले हैं, Fe और H2O, और उत्पाद कौन है? जो तीर के बाद है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये अभिक्रिया भी बैलेंस नहीं है, यानी कंकाली नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये बैलेंस नहीं है? तो इसके लिए इस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहली स्टेप तो कहती है इन पे बॉक्स बनाने की।
बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि आपको फिर सिर्फ एक बार समझना है इस सारी स्टेप को, फिर सारी स्टेप एक ही बार में अपन अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे। बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि जो दे रखा है वो एकदम सही है, उसको आपको बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है। यानी ऐसे नहीं कर सकते अपन कि आप इसमें से 2 को यहाँ से मिटा दो, 3 ओ के अंदर से 3 को मिटा दो, तो दोनों वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। ऐसे हम मिटा के बैलेंस नहीं कर सकते। इसका मतलब जो दे रखा है वो सही है, बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना है। यानी आपको संख्या को जिधर कम है उधर बढ़ाना है, ना कि पहले वाले को हटा दो। तो ये ध्यान रखना है बॉक्स बनाने का। सेकंड बार आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि तीर से पहले यानी अभिकारकों के अंदर बाई साइड जो है वो कौन कौन से तत्व हैं और कितनी मात्रा में। और फिर आपको दूसरी ओर भी देखना है कि उत्पाद के अंदर तत्व कौन कौन से और कितनी संख्या में। तो जैसे Fe को देखो आप, तीर से पहले Fe 1 है, तीर के बाद 3 है, यानी बैलेंस नहीं है। H को देखो, तीर से पहले 2 है, तीर के बाद भी 2 है, यानी ये बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखो तो पहले 2 ऑक्सीजन को देखो तो पहले 1 और बाद में 4 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 तत्व बैलेंस नहीं है, लेकिन अपना नियम तो कहता है कि सारे के सारे तत्व बैलेंस होने चाहिए। तो आपको यहाँ से पता चल चुका है कि ये समीकरण असंतुलित हैं। तो अब आगे इसको संतुलित करने की शुरुआत कीजिएगा। क्या करना है, सबसे पहले जिसकी संख्या बड़ी हो, जैसे सबसे बड़ी संख्या में इधर 4 है, तो आपको क्या करना है, 1 वाले को, कम कौन है, 1 वाला कम है तो 1 वाले को 4 बनाना है, ना कि 4 वाले को 1। ये ध्यान रखना है। सिंपल तरीका ये रहेगा कि आपको 1 को 4 बनाना है। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी मैथ, और आपको पता है मैथ के अंदर जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें बहुत आती है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है गुणा। इसके अलावा ना तो आपको भाग से कहीं भाग लेना है, ना तो भाग का यूज करना है, ना जोड़ का, ना ही बाकी का। इसका मतलब आपको संख्या को बढ़ाना भी गुणे से है, घटाना हो तो भी गुणे से है। तो देखो किस तरह से करते हैं। बेसिक सी गणित है कि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है एक साइड 4 है और एक साइड 1 है। मैंने बोला कि जिस ओर कम हो उस ओर आपको बढ़ाना है, यानी जिस ओर अगर 1 है, 1 की साइड कम है, तो आप 1 को इंटू कीजिएगा। किससे इंटू करोगे कि 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाए। तो आपको पता है 4 से इंटू करना है। तो 4 से इंटू करने का मतलब जहाँ पर भी ओ दिखेगा आप वहाँ पर 4 लगा दोगे। जैसे यहाँ देखिए, एस्टो के आगे आपने 4 लगा दिया, यानी ओ के आगे 4 लगने से ओ 4 हो गया, इधर भी ओ कितना हो गया, 4, यानी आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे Fe इधर 1 है, इधर 3 है, वापस वही नियम, इधर 3 इधर 1, और दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वो 3 हो जाए। तो आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपके Fe के आगे भी क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो ये 2 स्टेप में आपने 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, Fe भी कंप्लीट हो गया और O भी कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहीं अपना काम खत्म नहीं हुआ है। एक बार आपको रिएक्शन को वापस देखना है। जैसे अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, देखिएगा, दोनों साइड जब आपने Fe को और O को बैलेंस कर दिया है, तो बैलेंस करने के बाद इस अभिक्रिया को दोबारा देखते हैं। आपकी जो रिएक्शन है अब इस तरह से हो चुकी है, 3Fe प्लस 4H2O और आपका Fe3O4 प्लस H2। ये आपका समीकरण अभी बना हुआ रूप है। इसमें आपने 2 चीज़ों को बैलेंस कर दिया है। लेकिन एक बार वापस चेक, तुलना करनी तीर से पहले और तीर के बाद, तो आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन और Fe बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन इधर 8 हो चुका है। फर्स्ट साइड क्या हो चुका है, 8 हो चुका है, जबकि इधर हाइड्रोजन सिर्फ कितना है, 2 है। यानी हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, अब बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिधर कम है यानी 2 को भी क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 4 से, तो वो भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाते हो, यानी यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद अब आपको एक कंप्लीट समीकरण मिल जाएगा, जिसके अंदर दोनों ही साइड, तीर से पहले और तीर के बाद परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। आप चेक कर सकते हो। एक बार और चेक करने के बाद पता चला हाँ दोनों साइड बराबर हैं, तो ये आपका संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। अब और क्या चीज़ें हो सकती है इसके अलावा, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी और है, वो भी समझ सकते हैं अपन। कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये तीर जो होती है, इससे हमेशा अभिकारक को बाईं ओर रखा जाता है, उत्पाद को दाईं ओर रखा जाता है। एरो हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर की दिशा को
बताता है। एरो सिंगल है तो अभी इनरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को बताएगा, और अगर डबल दोनों और मुंह वाला है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बताएगा। जो भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर, प्रेशर, उत्प्रेरक, अतिरिक्त जानकारी जो भी होती है उन सबको इस एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। अभिकारक या अगर एक या एक से ज़्यादा हो तो अभिकारकों के बीच में, या उत्पाद एक या एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। ये नियम आपको ध्यान रखने। साथ में अगर एज ए प्रोडक्ट के रूप में अगर कोई गैस बनती है जैसे CO2 बनती है, उसके पास आप क्या लगाओगे? एरो। एरो ये बताएगा कि वो एक गैस है और वो गैस उत्पाद में बनने के बाद उड़ जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट के पास में उल्टा तीर यानी नीचे की ओर एरो हो तो आप इसको समझोगे कि अभी की वो प्रोडक्ट पेंदे में जाके इकट्ठा हो रहा है यानी PPT के रूप में बन रहा है। तो इसके कुछ नियम हैं, ये नियम आप यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और कि अभिक्रिया में प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उनको तो पता है कि जो पदार्थ लिए जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, लेकिन आप समीकरण में उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे आपको पता है कि अगर आप एल्यूमिनियम नाम के एलिमेंट को अगर वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वाटर की अगर वो गैस फॉर्म हो यानी एल्यूमिनियम को अगर H2O से रिएक्ट करवाना है तो H2O की आपको कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी? G यानी गैस फॉर्म लेनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि H2O को G फॉर्म में, G लगाने का मतलब ये भाप है, और अगर यहाँ मैं S लगा दूँ तो सॉलिड यानी बर्फ बन जाएगा, L लगा दूँ तो लिक्विड यानी जल बन जाएगा। यानी जल की तीनों अवस्थाएं यहाँ पर S, L और G लगाने से आती है, लेकिन फॉर्मूला तो तीनों का एक ही है, H2O। इसलिए समीकरण में आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। अगर किसी का जलीय विलयन है तो वहाँ AQ लगाया जाएगा, जैसे CuSO4 का जलीय विलयन, या किसी को भी पानी में नमक का जलीय विलयन है तो NaCl के आगे कोष्टक में AQ लगा दिया जाएगा। साथ में ये एरो आपको बता ही दिया गया है, अभिकारक और उत्पाद के बीच वाला है। ये एरो वो बताता है जिसपे उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद दोनों साइड अभिक्रिया होती हो, यानी अग्र और प्रतिप दोनों अभिक्रिया होती हो, वहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये एरो यूज किया जाता है। ये पेंदे में पदार्थ जब जाता है नीचे की ओर या ग्रेविटेशन के कारण जो भी सॉलिड इनसोल्यूबल यानी अविलेय पदार्थ अगर बन जाएगा उत्पादों में तो वो पेंदे में चला जाएगा। ये एरो गैस के लिए बताता है। साथ में अगर किसी अभिक्रिया जैसे आपको पढ़ाया हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया जितनी भी होती है, लकड़ी को जलाओगे या कोई भी जलने की क्रिया होगी, वहाँ पर साथ में प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकलती है तो प्लस करके आपको एनर्जी को लिख देना है प्रोडक्ट के बाद। तो वो आपको बता, प्लस का मतलब ये होगा कि उष्मा सेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा अभिक्रिया के अंदर उष्मा निकल रही है, और माइनस करके लिख दोगे अगर माइनस 500 कैलोरी लिख दोगे यानी आप और 500 कैलोरी उस रिएक्शन में दे रहे हो, यानी अभिक्रिया उष्मा शोषी हो रही है। तो ये सेपी या शोषी के लिए आपको प्लस और माइनस का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद किसी भी एरो के ऊपर अगर ऐसे त्रिभुज जैसा निशान है तो वो बताता है कि हम अभिक्रिया के अंदर अभिकारक को गर्म कर रहे हैं यानी हीट दे रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक छोटी सी बात और कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी रिएक्शन यहाँ दे रखी है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं और ले लेता हूँ। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। हेबर प्रोसेस की बहुत फेमस रिएक्शन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। आपको बैलेंस एक नहीं है, पहले चेक कीजिए, इधर नाइट्रोजन 1 है इधर 2 है यानी बैलेंस नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है इधर 3 है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जैसे ये नाइट्रोजन 2 है तो आगे की साइड भी आपको 2 करने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 नाइट्रोजन दोनों और बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन 3 × 2 यानी 6 हो जाएंगे। इसका मतलब इधर हाइड्रोजन 6 हो गए, इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी कितने हैं 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, यानी यहाँ 3 लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पर 2 और यहाँ 3 लगाते हो ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस और परमाणु जो भी परमाणु कम हो उस दर गुणा करके आपको उस परमाणु की संख्या को बराबर करने की कोशिश करनी है। अब आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ बहुत सारी रिएक्शन मैंने दे रखी है। ऊपर वाली रिएक्शन कंकाली समीकरण है यानी असंतुलित रिएक्शन, और नीचे उसको संतुलित करके दे रखा है। ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन ही है जो चैप्टर के अंदर थी। इसके अलावा एनसीईआरटी की बहुत सारी रिएक्शन जो आपके बीच बीच चैप्टरों में आ रही है वो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बता रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर 20 रिएक्शन हैं, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनमें से किसी का भी स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
थैंक यू।